आज जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आज का जो पर्पस है याद रखना, हम लोग बात करेंगे केस स्टडी। यानी आपके सामने एक मैं सिचुएशन आपको दूंगा और इस सिचुएशन के बिहाफ में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ठीक है, ओके। देखिए क्या कहता है, जरा इसको ध्यान से समझिएगा। एक जेड है जो कि एक इंडियन सिटीजन है, हैविंग गॉन अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग जनवरी 2020 इज ऑन ए विजिट टू इंडिया। ठीक है, जॉब के लिए वो गया बाहर, है ना, और अभी वो विजिट पे है इंडिया पर फॉर द नेक्स्ट फोर्थ नाइट के लिए, है ना, एंड हैज द फॉलोइंग क्वेरी एंड सीक बैंक गाइडेंस। तो उसके सामने बहुत सारी क्वेरीज हैं और आपको उन क्वेरीज के बारे में आपको उसका आंसर देना है कि उसे क्या करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला उसका इंडिया में एक रेजिडेंस सेविंग अकाउंट है जिसमें करीब इतना बैलेंस ऑलरेडी है। जो दूसरा है रेजिडेंस ज्वाइंट अकाउंट, है ना, अपनी वाइफ के साथ, उनकी वाइफ के साथ उनका ज्वाइंट अकाउंट है और वो एज ए एप्लीकेंट है जिसमें इतना पैसा बचा हुआ है। तीसरा है हाउसिंग लोन उसने लिया था 2017 में और उसकी जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है उन पर वो है करीब 32 लाख रुपीस का। ठीक है, मंथली उन्हें इंडिया में उनका एक घर है जिनसे उनको रेंट रिसीव होता है 25,000 रुपीज। ठीक है, उन्होंने एक आरडी ओपन कराया, ठीक है, 2017 में, और जिसमें उनका मंथली डिपॉजिट होता है लगभग इतना रुपए, 0.25 लाख रुपीज। ठीक है, उनके पास शेयर थे 1,000 रुपए के, 1,000 शेयर विच इज कॉल्ड ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, इन डीमेट अकाउंट। किस अकाउंट में? डीमेट अकाउंट में, विथ ए बैंक इन द विसिनिटी। यानी आपके सामने इसने केस स्टडी के रूप में तो डिटेल दिया गया। अब आपको कुछ क्वेश्चन सामने आएंगे और आपको यह बताना होगा कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। नहीं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, क्या है, जरा इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए। कहता है आपको बताना है, एक मिनट, हाँ ठीक है, एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर 1 है, नॉट 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 समझना। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द कोर्स ऑफ एक्शन दैट बैंक नीड टू बी एडहन, यानी कि आपको बताना है कि बैंक उसको इस कंडीशन में क्या सपोर्ट करेगा। तो पहला पॉइंट यही है। ठीक है, कहता है क्योंकि जो एक्स है इज नाउ एन NRI, वह अभी प्रेजेंट में अगर मैं कहूं तो वह NRI हो चुका है, तो उसका जो पुराना एग्जिस्टिंग सेविंग अकाउंट होगा उसको रिडिजाइन किया जाएगा और उसको अब NRO यानी कि नॉन रेजिडेंस ऑर्डिनरी अकाउंट में चेंज कर दिया जाएगा। दूसरा कहता है कि अब जो एक्स है वो NRI है और उनका जो पुराना अकाउंट है SBI सेविंग अकाउंट उसको फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंशियल अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तीसरा वो दोनों करा सकते हैं और चौथा फोर्थ वन नन। सो प्लीज टेल मी व्हाट इज द राइट आंसर एवरीवन। बहुत ही प्यारा अच्छा सा केस स्टडी है, इसको बहुत ध्यान से सॉल्व करिए सारे लोग। आपका पूरा कॉन्सेप्ट ना इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा एवरीवन कि आंसर क्या होगा। अब जरा देखिए, तो एक नियम होता है कि आप अगर NRI हैं उस केस में आपका जो भी सेविंग अकाउंट होगा अब वह NRO अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यानी कि दैट इज कॉल्ड द ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। यानी पहले का आंसर क्या होगा, 1 नंबर इज द राइट आंसर। नाउ दूसरा देखिए, कहता है कि उनका अपनी वाइफ के साथ एक ज्वाइंट अकाउंट है ना, और उस अकाउंट में इतना पैसा है। तो कहता है द रेजिडेंस विल बी रीडिजाइनिंग
as NRO account, with the wife being the joint account holder and operating instruction being former or survivor। यानी कि पता होगा एक होता है बैंक के केस में विच इज कॉल्ड फॉर्मर और एक केस होता है विच इज कॉल्ड सर्वाइवर, है ना। तो फॉर्मर और सर्वाइवर यानी कि यहां पर सर्वाइवर फॉर्मर का केस होगा। सो एक्स बीइंग द फॉर्मर, यानी उस केस में जो हमारा एक्स है यानी उनकी जो वाइफ है वो फॉर्मर के रूप में काम करेंगी, ठीक है। दूसरा, अकाउंट को डीएक्टिवेट हो जाएगा या बोथ, दोनों हो सकता है। तो यहां भी आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट वन, केस नंबर 3, हाउसिंग लोन उसने अवेल किया था 2017 में, जिसका आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी जो है वो 32 लाख रुपीज है ना। और जो मंथली रेंट है वो रिसीव होता है लगभग 25,000 रुपीज। चलिए, हाउसिंग लोन उसने अवेल किया 2017 में एज ए रेजिडेंस इन नाउ। हाउसिंग लोन जो है वो एनआरओ विद द अकाउंट कैरिंग ए नोटेशन दैट erstwhile resident is now an NRI। और जो मंथली रेंट उनको प्राप्त हो रहा है उसको being received may be credited to NRO अकाउंट। मतलब कहने का कि भाई अब आप NRI हो चुके हैं और आपका जो भी आपको पैसा आ रहा है इस संदर्भ में, तो आपको उस पैसे को आपको NRO अकाउंट में सबमिट कर देना है ना। दूसरा कहता है द हाउसिंग लोन जो उन्होंने अवेल किया 2017 में एज ए रेजिडेंस इज नाउ हाउसिंग लोन एनआरओ विद द अकाउंट कैरिंग ए नोटेशन दैट द erstwhile resident is now an NRI। और जो मंथली रेंट है उसको रिसीव किया गया जिसको आपको NRI अकाउंट में सबमिट कर देना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। एवरीवन ट्राई टू पार्टिसिपेट, एवरीवन ट्राई टू पार्टिसिपेट, एवरीबॉडी। तो याद रखना यहां भी आंसर हमारा क्या होगा, फर्स्ट नंबर इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट वन कहता है जो रिकरिंग डिपॉजिट का अकाउंट है जो ओपन किया गया था 2017 में और उसमें जो मंथली डिपॉजिट है वो इतना रुपए है, तो व्हाट इज द कोर्स ऑफ एक्शन दैट द बैंक नीड टू बी अटेंड। पहला, उस आरडी अकाउंट को दोबारा रिडिजाइन किया गया टू एनआरओ। जो आरडी अकाउंट है उसको रिजाइन किया गया एनआरई और जो आरडी अकाउंट है उसको कर दिया गया फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंशियल अकाउंट। और फोर्थ नंबर कहता है ऑल और 5 कहता है नन। बताइए आंसर क्या होगा एवरीबॉडी। तो यहां पर एक बात तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जब भी इस रिस्पेक्ट में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको जो अप्लीकेबल करना होगा वो करना होगा एनआरओ का कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉल्ड एनआरओ का कॉन्सेप्ट करना होगा। यानी यहां भी आंसर आपका क्या होगा एनआरओ। जो फॉरेन करेंसी है इसमें लाइक डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, पाउंड, हम इनको जमा करते हैं, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। कोई पर्सन रेजिडेंस है आउटसाइड इंडिया, देश के बाहर, हैविंग ए बिजनेस इंटरेस्ट इन इंडिया, उनको बिजनेस करना है इंडिया में, तो वो बेसिकली कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, एनी पर्सन रेजिडेंस आउटसाइड इंडिया हैविंग ए बिजनेस इंटरेस्ट इन इंडिया में ओपन, वो कौन सा अकाउंट ओपन कराएंगे। पहला है एनआरओ अकाउंट, दूसरा है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंस अकाउंट, तीसरा है स्पेशल नॉन रेजिडेंस रुपीज अकाउंट एंड फोर्थ वन एनीवन एंड पांचवा इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा एवरीवन। सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट ये होगा एक बार दिल खोल के दोस्तों सेशन को शेयर करिए और सभी लोगों तक बताइए क्लास स्टार्ट हो चुकी है।
तो देखिए, जब भी इस रिस्पेक्ट की बात करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, दैट इज नोन एज, अगर मैं कहूं तो इसका आंसर होगा फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंस अकाउंट। ठीक है, एक फैक्ट्स है, जरा फैक्ट्स को जरा ध्यान से समझिएगा। सॉरी, आंसर होगा स्पेशल नॉन रेजिडेंस रुपीज अकाउंट। एक फैक्ट जरा समझिएगा ध्यान से, जब भी बात होती है टेन्योर की ऑफ SNRR अकाउंट शुड बी concurrent to the tenure of the contract period of operation. The business of the account holder in no case should exceed 7 years. मतलब 7 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नो ऑपरेशन आर परमिसिबल इन द अकाउंट आफ्टर 4, यानी जैसे ही 7 साल अकाउंट होगा, आप 7 साल के बाद 7 ईयर्स के बाद फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द अकाउंट इस अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा। यानी मैक्सिमम अगर आप करना चाहेंगे तो आपके पास टाइम कितना है, ओनली 7 साल का। हम फॉरेन कंट्री में हैं और यहां पर बिजनेस करना चाहते हैं, सो दैट इज नोन एज द स्पेशल नॉन रेजिडेंस रुपीज अकाउंट को ओपन करवाते हैं। चलिए अगला, हमारे इस अकाउंट में जो भी बैलेंस बचा, क्या उसको हम अपनी कंट्री में ले जा सकते हैं, ट्रांसफरेबल है, रिपेट्रेबल है, रिपेट्रेशन है, नॉन रिपेट्रेशन यानी ट्रांसफरेबल नहीं है, बोथ कुछ भी किया जा सकता है, और नॉन इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। सभी लोगों को करना है पार्टिसिपेट, एवरीवन, सभी लोगों को करना है पार्टिसिपेट, एवरीबॉडी। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, आपका जो भी इसमें बैलेंस बचता है आप उसको बिल्कुल अपनी कंट्री में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आंसर हमारा होगा रिपेट्रेशन। चलिए, एक चीज याद रखना, जब भी ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर फ्रॉम एनी एनआरओ अकाउंट टू SNR अकाउंट आर प्रोहिबिटेड। तो याद रखना, आप कभी भी एनआरओ अकाउंट से इसमें पैसा नहीं भेज सकते हैं, टोटली प्रोहिबिटेड है। कभी भी एनआरओ अकाउंट से इस अकाउंट में आप पैसा भेज नहीं सकते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे ओनली वन लाइनर। ठीक है, चलिए, कोई भी पर्सन मस्ट बी ऑफ इंडियन ओरिजिन और एन इंडियन पासपोर्ट होल्डर स्टेइंग अब्रॉड फॉर indefinite टाइम और पीरियड टू क्वालिफाई फॉर स्टेटस ऑफ व्हाट। बताइए इसका आंसर क्या होगा। कोई भी पर्सन मस्ट बी ऑफ इंडियन ओरिजिन और एन इंडियन पासपोर्ट होल्डर स्टेइंग अब्रॉड फॉर indefinite पीरियड टू क्वालिफाई फॉर स्टेटस ऑफ एन, उसे क्या कहेंगे। तो राइट आंसर इज ओवर हियर, उसी को तो कहते हैं NRI। क्या कहते हैं उसी को, NRI। ठीक है, चलिए, अगर हम बात करते हैं द मिनिमम पीरियड फॉर NRI टर्म डिपॉजिट कितने दिनों के लिए, यानी न्यूनतम आपको उतने दिनों के लिए ये NRI अकाउंट ओपन करवाना होगा, तो वह मिनिमम NRI अकाउंट क्या टाइम पीरियड है, बताइए। मिनिमम पीरियड फॉर NRI, तो मिनिमम अगर मैं बोलूं 1 साल से कम में ये अकाउंट ओपन नहीं होता है। चलिए अगला, जो भी हमारे NRI सेविंग अकाउंट होते हैं इज उसको हम लोग किस अकाउंट के रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जो वो होता है वो हमेशा रुपीज में होता है, यानी कि हम जो भी NRI, अगर मैं आपसे मैं बोलूं जो भी NRI में हमारा पैसा होता है दैट इज कॉल्ड, वह रुपीज में होता है। वो किस में होगा, वह रुपीज में होगा। नाउ फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंशियल बिजनेस अकाउंट आर नेसेसरी, वो जब भी ओपन होगा तो याद रखना है आपको, वह करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट के फॉर्म में नहीं होगा, वह हमेशा होगा तो वह टर्म डिपॉजिट के फॉर्म में होगा। और वो कैसे होता है, तो याद रखना 1 से 2 ईयर, 2 से 3 ईयर, 3 से 4, मैक्सिमम कितने सालों के लिए, 5 साल के लिए। उसका नाम क्या हो गया, टर्म डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, नाउ अगला, जो भी बॉन्ड पर हमें इंटरेस्ट अर्न होता है इन्वेस्टेड बिफोर गेटिंग NRI
स्टेटस कैन बी क्रेडिटेड टू विच अकाउंट। जो भी इंटरेस्ट हम बॉन्ड पर अर्न करते हैं और इन्वेस्टेड बिफोर गेटिंग एनआरआई स्टेटस, तो एनआरआई होने के पहले, तो उसको हम कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो 2 बैचेज चल रहे हैं CIB के, न्यू सिलेक्शन बैच, जहां मैं डेली क्लास लेता हूं रात में 8 PM पे। आप यहां पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं एवरीवन फॉर BFM के लिए। और अगर अभी तक आपने इस बैच में एनरोल नहीं किया तो आज ही यूज करें कोड राजीव RAJEEB और जल्दी से आपको उसमें मिलेगा डिस्काउंट मैक्सिमम। एवरीबडी थैंक यू, वेलकम हिमांशु, वेलकम, नाइस। तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं दिस इज नोन एज द NRO अकाउंट। क्या होगा नाम इसका, दिस इज नोन एज द NRO अकाउंट। चलिए अगला, एन अमाउंट अप टू वॉट, ध्यान से, एन अमाउंट टू वॉट कैन बी रिपेट्रेटेड एवरी ईयर आउट ऑफ बैलेंस हेल्ड इन NRO अकाउंट फॉर परमिसिबल ट्रांजेक्शन। यानी आपको बताना है कि व्हाट इज द अमाउंट कैन बी रिपेट्रेटेड एवरी ईयर, हर साल अपने टोटल बैलेंस से NRO अकाउंट से कितने अमाउंट को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर, बताइए जल्दी से। एनी अमाउंट अप टू $, can be repatriated every year out of the balance held in NRO account for permissible transaction। क्या होगा इसका आंसर, तो इसका जो आंसर होगा वो याद रखना, हम मैक्सिमम जो है वो इतना पैसा ही साल में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, कितना, ओनली $1 मिलियन एक साल में NRO अकाउंट से। ठीक है, मैक्सिमम एक साल में 1 मिलियन। चलिए हम इस अकाउंट में जो भी डिपॉजिट करते हैं वो कितने सालों के लिए कर सकते हैं, मैक्सिमम पीरियड बताइए जल्दी से प्लीज। सभी लोग पार्टिसिपेट करें, हिमांशु, लग्नेश, अवंतिका, एवरीवन प्लीज पार्टिसिपेट। आंसर जो भी हो डजंट मैटर, आप सभी लोगों को आंसर देना है। द मैक्सिमम पीरियड फॉर FCNRB डिपॉजिट इज, तो याद रखना है सभी को, आप 5 साल से ज्यादा इस अकाउंट में डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। 5 ईयर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपको बताना है इन FCNRB डिपॉजिट द डिपॉजिटर डज नॉट बियर विच काइंड ऑफ रिस्क, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, एक्सचेंज रिस्क, ऑल और इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से क्या होगा आंसर। FCNRB डिपॉजिट द डिपॉजिटर डज नॉट बियर, इसमें से कौन सा रिस्क बियर नहीं करता है, बताइए जल्दी से। तो यहां आंसर होगा हमारा, द आंसर इज एक्सचेंज रिस्क। ठीक है, मुझे बताइए अगर लिखा हुआ है $1 इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 84 INR, ठीक है, और ये हो गया फर्स्ट। दूसरा लिखा है 1 INR इक्वल टू 0.412, ठीक है, $, ये हो गया 2। मुझे बताइए इन दोनों में से ही डायरेक्ट कोटिंग कौन सी है, इन दोनों में से ही डायरेक्ट कोटिंग मुझे बताइए कौन सी है। जल्दी से एवरीवन। तो जब भी हम कंपेयर करें फॉरेन करेंसी से, यानी हमारा बेस क्या है, हमारी फॉरेन करेंसी, और अपनी करेंसी को हम होम करेंसी को कंपेयर कर रहे हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट कोटिंग। और जब हम अपनी होम करेंसी को बेस मान के किसी फॉरेन करेंसी को कंपेयर कर रहे हैं तो इसे हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट कोट। ये पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आराम से पढ़िए और आंसर दीजिए एवरीवन। ओके, चलिए तो देखिए क्या है, कहता है द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आर प्रोहिबिटेड फॉर एनआरआई, यानी कि जो एनआरआई के लिए पूरे तरीके से प्रोहिबिटेड है। ठीक है, परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, प्लांटेशन,
and farmhouses, dealing in real estate activities, commercial property, trading in transferable development rights which is called TDR, opening PPF account. याद रखना नॉर्मली आप PPF अकाउंट में नहीं कर सकते हो, ठीक है, लिखा है हाउएवर इफ ओपन अर्लियर एज रेजिडेंस सच अकाउंट में बी कंटिन्यू टू द ऑपरेटेड, ठीक है, अगर पहले से है तो ऑपरेट कर सकते हैं. एंड कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स गवर्नमेंट लिंक स्कीम वायर NSE लाइक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट. आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा एवरीबॉडी, जल्दी से. ओनली 1, ओनली 2 3, ओनली 3 4, ओनली 5 और ऑल. बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना है, सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना है एवरीबॉडी, है ना, सभी को पार्टिसिपेट करना है. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. और आपको बता दें ये सारे जितने भी हैं इन सभी पे पाबंदी है फॉर NRI के लिए, यानी कि याद रखना इसका आंसर हमारा क्या होगा. ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट वन, कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊंगा ट्रू और फॉल्स, ठीक है. जैसे ट्रू फॉल्स क्या है, कहता है कि कोई भी NRI कैन एक्वायर शेयर्स और प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम ए पर्सन रेजिडेंस आउटसाइड इंडिया. आपको बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है एवरीबॉडी, ये ट्रू है कि फॉल्स है. तो याद रखना है यह टोटली सही है, यानी कि कोई भी NRI कैन एक्वायर शेयर और प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम ए पर्सन रेजिडेंस आउटसाइड इंडिया, बिल्कुल कर सकता है. दूसरा, क्या कोई भी NRI कैन नॉट एक्वायर, ठीक है, कैन नॉट एक्वायर शेयर ऑन रीट्रांसफरेबल बेसिस, मतलब रिपेट्रेबल मतलब क्या हो गया, विच इज इजिली ट्रांसफरेबल फ्रॉम इंडिया टू द फॉरेन, फ्रॉम फॉरेन टू इंडिया, दैट इज नोन एज द ट्रांसफरेबल. ओके, तो क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये टोटली फॉल्स है, बिल्कुल कर सकता है. NRI कैन एक्वायर शेयर ऑन ट्रांसफरेबल बेसिस, बिल्कुल कर सकता है. तीसरा, क्या कोई भी NRI कैन नॉट इन्वेस्ट इन एनी पार्टनरशिप फॉर्म एज ऑनर और पार्टनर. क्या कोई भी NRI कैन नॉट बी इन्वेस्ट इन एनी पार्टनरशिप फॉर्म एज ऑनर एंड पार्टनर. इसका आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल याद रखना इसका आंसर होगा 100% फॉल्स, बिल्कुल ऐसा नहीं है. NRI कैन इन्वेस्ट इन एनी पार्टनरशिप फॉर्म एज ऑनर और पार्टनर, यानी किसी भी वैसी कंपनी जिसमें वो निवेश करना चाहता है एज ए पार्टनर और ऑनर, बिल्कुल कर सकता है. नेक्स्ट वन, क्या NRI कैन एक्वायर प्रॉपर्टी बाय परचेज आउट ऑफ बैलेंस हेल्ड इन NRI, यानी जो भी बैलेंस है NRI अकाउंट में, क्या उस अकाउंट से वह कोई भी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है. मीन्स NRI कैन एक्वायर प्रॉपर्टी बाय परचेज आउट ऑफ द बैलेंस हेल्ड इन NRI, जो पैसा वो NRI अकाउंट में रखा है. बताइए इसका आंसर क्या होगा एवरीबॉडी, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू और फॉल्स. तो इसका आंसर जो होगा वो आंसर होगा 100% ट्रू है. यानी जरा देखिएगा ध्यान से, ये और लास्ट वाला बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे तो सारे सही हैं बट ये वाला जो थोड़ा सा कंफ्यूजेबल आइटम है, ठीक है. तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, ट्रू. नाउ नेक्स्ट वन, कहता है कोई भी बैंक्स क्या कैन परमिट करता है रिपेट्रिएशन ऑफ सेल प्रोसीड ऑफ ए हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड इन NRO अकाउंट अप टू ₹1 million पर ईयर. यानी कोई भी बैंक क्या परमिट करता है रिपेट्रिएशन ऑफ सेल प्रोसीड ऑफ ए हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड इन NRO अकाउंट अप टू $1 million पर ईयर. व्हाट द राइट आंसर, मुझे बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा. सो आंसर यहां होगा, मैंने आपको कराया भी था, अगर आपको याद होगा कि एक फाइनेंशियल ईयर में
1 फाइनेंशियल ईयर में 1 मिलियन जो पैसा है वो इजीली ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, नाउ क्या द हाउसिंग लोन ग्रांटेड टू एन एनआरआई कैन बी क्रेडिटेड टू हिज एनआरई अकाउंट, यानी कोई भी एनआरआई को जिसको हाउसिंग लोन मिला है, क्या उस अकाउंट को या उस अमाउंट को क्या वो अपने एनआरई अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है, मतलब क्रेडिट कर सकता है कि नहीं? बताइए जल्दी से। एवरीवन ट्राई टू पार्टिसिपेट, एवरीवन ट्राई टू पार्टिसिपेट, जल्दी से बताइए कर सकता है कि नहीं? आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए, आंसर क्या होगा? तो याद रखना है सभी लोगों को कि यह बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होगा। आपका एनआरआई है तो आप इसे एनआरओ अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगर हम बात करते हैं कि कोई भी इंटरेस्ट जो कि एनआरओ डिपॉजिट्स पे मिलता है, इंटरेस्ट ऑन एनआरओ डिपॉजिट्स इज सब्जेक्ट टू रिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स एज पर लोकल इनकम टैक्स रूल, यानी जो भी इनकम टैक्स का रूल है उस हिसाब से क्या आपको उस पर रिडक्शन मिलता है? बिल्कुल 100% सही है, बिल्कुल 100% ये क्या हो गया? सही है। नाउ एक टर्म आता है विच इज कॉल्ड लोरो अकाउंट, क्या होता है? और एक होता है कि स्विफ्ट क्या होता है? बताइए जल्दी से इन दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कहता है माई अकाउंट विथ यू, शायद ये तो जो परिभाषा है दिस इज कॉल्ड नोस्ट्रो की परिभाषा है ना? ये तो नोस्ट्रो की डिफिनेशन है, मिरर ऑफ ए नोस्ट्रो अकाउंट, और इसी के अकाउंट को हम लोग मिरर अकाउंट भी कहते हैं। योर अकाउंट विथ मी अगर मैं कहता हूं, मतलब ये जो परिभाषा है, ये डिफिनेशन है आपका वोस्ट्रो अकाउंट का, योर अकाउंट विथ अस, है ना? और डी कहता है उनका अकाउंट, दियर अकाउंट विथ ए थर्ड बैंक, तो शायद यही तो आंसर हो गया। और इसी को हम लोग लोरो अकाउंट भी कहते हैं। जब आपके अकाउंट यानी कि एसबीआई एचएसबीसी ने मिलके अकाउंट कहीं तीसरी जगह ओपन कराया, दैट इज कॉल्ड लोरो। एक इटली वर्ड है, इसका मतलब दियर कहते हैं, इसका मतलब क्या होगा? दियर कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? दियर अकाउंट विद द थर्ड बैंक। नाउ स्विफ्ट क्या होता है? क्या ये नेशनल है? तो पहले तो नेशनल वाला काट दो, नेशनल मैसेजिंग नेटवर्क नहीं है, नेशनल आरटीजीएस सिस्टम ऑफ इंडिया नहीं है। दूसरा कहता है सिस्टम टू ट्रांसमिट फाइनेंशियल मैसेज बिटवीन बैंक्स ग्लोबली, यानी कि ग्लोबल लेवल में हम अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, इट्स अ मैसेजिंग नेटवर्क, तो बिल्कुल सही है। और डी कहता है सिस्टम मैनेज बाय लार्ज कॉरपोरेट बैंक्स इन बेल्जियम, ऐसा नहीं है कि ओनली लार्ज कॉरपोरेट के द्वारा, है ना? याद रखना स्विफ्ट का जो हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम में ही है, स्विफ्ट का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? बेल्जियम में ही है। तो यहां जो आंसर होगा वो आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट वन, किसको कहते हैं एनआरआई? किसको कहते हैं एनआरआई? अगर मैं कहूं हु इज नॉट ए रेजिडेंस हैज gone out of India with an intention of business or vocation and period of stay is indefinite, क्या उसे कहते हैं? Who is not a resident has gone out of India with an intention of business or vocation and period of stay is definite, क्या उनका ये पता है कि वो कब तक रहेंगे वहां पर, क्या हम उसको कहेंगे? और बी कहता है बोथ 1 and 2 और 4 कहता है नो। तो याद रखना कभी भी डेफिनेट को नहीं कहेंगे। आंसर हमारा क्या होगा? 1 नंबर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आराम से पढ़िए और आंसर दीजिए एवरीवन। ठीक है, तो वो कहता क्या है, एक पर्सन है जो यूएस रिटर्न होके आया है। अब जब हम फॉरेन से आते हैं तो हमारे पास कुछ फॉरेन करेंसी होगी, उस फॉरेन करेंसी को हमें रिटर्न करना होता है। ठीक है, लिमिट के बाहर। तो जो भी हमारा अनयूज्ड फॉरेन एक्सचेंज है, जो भी हमारा अनयूज्ड फॉरेन एक्सचेंज है, अगर $2000 से ऊपर का है तो हमें उसे ऑथराइज्ड डीलर के पास सबमिट करना होता है। यानी आप इंडिया में
ओनली फॉरेन करेंसी $2000 ही अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, ओके। पहला कहता है कि 60 days ऑफ हिज रिटर्न टू इंडिया, अगर उसके पास कोई करेंसी नोट है तो उसे 60 दिनों के अंदर में जमा कर देना होगा उस ऑथराइज्ड डीलर को। कहता है 90 दिन ऑफ हिज रिटर्न टू इंडिया, अगर उनके पास फॉरेन करेंसी नोट है तो। ठीक है, 90 दिन अगर उनके पास होल्डिंग ट्रेवलर चेक है, और 180 डेज अगर उनके पास ट्रेवलर चेक है। आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही है। 1 and 3, 1 and 4, 2 and 3 and 2 and 4, व्हाट इज द राइट आंसर एवरीबॉडी। हमारे बैंकर्स भाई सेशन को बाद में देखते हैं, उन सभी से मेरा बस एक रिक्वेस्ट होगा कि कोशिश करिए डेली शाम को एटलीस्ट आप आधे घंटे के लिए लाइव आ पाए, बिकॉज ये सेशन लाइव में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना है सभी लोगों को कि हमेशा जब भी कोई फॉरेन करेंसी है उस केस में आपके पास टाइम मिलता है ओनली 90 दिनों का, उसके बाद आपको करेंसी सबमिट कर देना होगा। और अगर मैं बात करता हूं जब भी हमारे पास ट्रेवलर चेक होगा उस केस में 180 डेज, यानी हम कह सकते हैं नॉर्मल करेंसी है तो 3 months और हमारे पास ट्रेवलर चेक है तो 6 month। ये पॉइंट सभी लोग याद रखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला। द एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, ठीक है, सबमिटेड बाय इंपोर्टर फॉर ओपनिंग LC लेटर ऑफ क्रेडिट मेकिंग रेमिटेंस शुड आफ्टर फुल यूटिलाइजेशन हैंडेड ओवर द इंपोर्टर, हम जो इंपोर्ट करें उनको दे देंगे, या जो हमारे एक्सपोर्टर हैं हम उसको फॉरवर्ड कर देंगे, या हम ऑथराइज्ड डीलर को फॉर स्क्रूटनी पर्पस के लिए अपने पास रिटेन करेंगे, या हम उसे फॉरवर्ड कर देंगे टू द RBI अलोंग विथ आर रिटर्न करके। बताइए आंसर क्या होगा। अगर आप सभी लोगों को टॉपिक वाइज क्लास करना है तो याद रखना है सभी लोगों को, डेली मेरी क्लास होती है 8 PM पर BFM के लिए, जहां पर आप मुझसे इनरोल कर सकते हैं। और यहाँ की जो क्लासेस होंगी डेली आपको 8 PM पर होगा, और आप उस बैच में अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया तो इनरोल करिए। और मेरा सजेशन हमेशा रहता है कि हमेशा लीजिए सुपर एलाइड, क्योंकि बेनिफिट क्या होता है, जितने भी बैचेस होंगे आपको सभी का एक्सेस मिलेगा। यूज करें कोड राजीव, जिससे आपको बेनिफिट मिल सकता है मैक्सिमम। ठीक है, चलिए प्लीज एवरीवन टू बी पार्टिसिपेटेड, एवरीवन, सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना है जल्दी से। ओके गाइस, चलिए तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर होगा हमारा सेम, हम उसे अपने पास रखेंगे ऑथराइज्ड डीलर के पास फॉर स्क्रूटनी पर्पस के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा, और यह क्वेश्चन लास्ट एग्जामिनेशन में भी आया है। हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं अंडर LC विच इज कॉल्ड लेटर ऑफ क्रेडिट, उसको कौन रेगुलेट करता है, एंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग के द्वारा, किन के द्वारा। क्या उसे फेडाई रूल, जिसको हम लोग कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वो कंट्रोल करता है, या एक ये रूल है ये करता है, इन कॉटन्स करते हैं, या ऑल ऑफ द एबव। बताइए कोई भी ट्रांजैक्शन अगर LC के अंतर्गत होता है उसको रेगुलेट कौन करता है, बताइए जल्दी से एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना है, सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना है एवरीवन। तो देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, याद रखना है कि वर्ल्ड में एक ICC है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ICC। वो क्या करता है, उसके सेट ऑफ रूल्स हैं, उसमें जो सबसे ये रूल है जिसको हम लोग कहते हैं 600, उसके द्वारा उसको कंट्रोल करता है। अगर मैं पूछूं यहां पर कि हमारा जो फेडाई है, फेडाई क्या करता है, फेडाई बेसिकली इंडिया में जो ऑथराइज्ड डीलर होते हैं, जो जिनको हम AD कहते हैं, उनको ऑथराइज करता है। ठीक है, और पूरे ग्लोबल में एक कॉमन रूल होना चाहिए। जैसे इंडिया से कोई एक्सपोर्ट हो रहा है,
इंडिया में कोई इंपोर्ट हो रहा, देश के बाहर पता चल इंडिया का कुछ और रूल है, चाइना का कुछ और रूल है, तो ग्लोबल में एक इंटरनेशनल कुछ कॉमन टर्म्स होते हैं रूल्स को लेकर, तो उसे हम कहते हैं इनकॉटर्म्स बोलते हैं। ओके, ये सभी लोगों को क्लियर हुआ? नाउ सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। यूसीपीडीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन कॉन्टेंट्स की बात करते हैं। दैट इज वाइडली यूज टर्म ऑफ सेल सेट ऑफ 11 इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज रूल है ये, जो कि डिफाइन करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेलर एंड बायर्स की, यानी बायर सेलर के लिए पीछे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जो इनकॉटर्म्स होते हैं स्पेसिफाई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एंड मैनेजिंग द शिपमेंट, इंश्योरेंस, डॉक्यूमेंटेशन, क्लियरेंस एंड अदर लॉजिस्टिकल एक्टिविटीज, सबको के लिए स्पेसिफिक रूल होता है जिसको हम लोग कहते हैं इनकॉटर्म्स। ठीक है, आई होप ये सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए डेफिनेशन ऑफ शिपिंग एंड ट्रेड टर्म पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल, यानी कि इसको लाता कौन है? इसको आईसीसी लाता है। टू इंश्योर क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंसी इन इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट, है ना, यानी कि याद रखना इस फैसिलिटी को हमारे ग्लोबल में आईसीसी इसको बनाता है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। चलिए, बहुत ही प्यारा और थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको बताना है एवरीवन, थोड़ा सा यह क्वेश्चन आप सभी लोगों को थोड़ा सा लॉजिकल है। ओके गाइस, चलिए देखिए, आप बोलोगे सर ये गलत क्यों है? अच्छा क्वेश्चन। मैक्सिमम 5 डेज, जरा गौर से देखिए, पहले एलसी का डेट 25 है, डेट ऑफ इनवॉइस 22 बना, एक्सपोर्ट 28 कैसे होगा? 22/5/27, यानी कि दिस इज रॉन्ग। डेट ऑफ इंश्योरेंस बिल्कुल सही है 23 नवंबर, तो अगर 27 होता तो ये सही होता, यानी कि हम अगर मैं बोलूं तो तीसरा हमारा है दैट इज रॉन्ग, ये करेक्ट नहीं है एज पर द आर्टिकल 14 ऑफ यूसीपीटीसी, दिस इज द रॉन्ग, दिस इज द रॉन्ग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़िएगा। बैंक्स कैन एस्टेब्लिश स्टैंड बाय एलसी फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, यानी कि बैंक जो है वो स्टैंड बाय एलसी यूज करता है फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन के लिए। मान लीजिए कोई एक एक्सपोर्टर है ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट इनटू इंडिया, जो इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहा है, या ऑन टू ए पर्सन जो कि रेजिडेंस है इन इंडिया बाय ए पर्सन रेजिडेंस आउटसाइड इंडिया फॉर बोनाफाइड ट्रेड ट्रांजेक्शन ड्यूली कवर्ड बाय काउंटर गारंटी ऑफ ए बैंक ऑफ इंटरनेशनल रेपुटेड रेजिडेंस अब्रॉड, या कोई एक्सपोर्टर है may also opt to receive standby LC in respect of export from India, यह सारे कर सकते हैं, आपको बताना है। ट्राई टू बी पार्टिसिपेट एवरीबडी माय डियर बैंकर, जितना करेंगे पार्टिसिपेट उतना आपको होगा फायदा, जितना करेंगे पार्टिसिपेट, तो याद रखना यहां सारे हैं। ठीक है, चलिए अगला बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ISBP जिसको कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बैंकिंग प्रैक्टिस फॉर एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट अंडर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, ये क्या है? क्या ये कोई पब्लिकेशन है? क्या कोई ये ORG है? क्या ये कोई नॉर्म्स है, या ऑल है, या 5 है? बताइए। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बैंकिंग प्रैक्टिस फॉर एग्जामिनेशन, तो एक प्रकार का हम कहें तो एक प्रकार का नॉर्म्स ही है, एक प्रकार का क्या है, नॉर्म्स भी कह सकते हैं। ये नॉर्म्स बनाए किसने? आईसीसी ने बनाया, और एक प्रकार का पब्लिकेशन भी, यानी हम ऑल कहेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, ये एक प्रकार का आईसीसी पब्लिकेशन है जो कि विच प्रोवाइड करता है इंपॉर्टेंट गाइडेंस रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट presented against letter of credit. It is important to note that ISBP cannot be any way changed to UCP 600 rule, यानी कोई भी रूल को चेंज नहीं कर सकता है, which apply to letter of credit, but it is not nonetheless a valuable campaign guide to USP. जो ISP है was initially approved by ICC
इसको 2002 में अप्रूव किया गया था एंड दिस वाज फर्स्ट वर्जन एक्टेड एज companion guide to uniform custom and practice 500 which were the current rule that governed letter of credit to the that time when the rule was revised और ये बना USP 600 in July 2007 तो ISBP was duly updated by ICC publication number 661 यानी मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होना चाहिए ना वो 4 ना हो कि आप ये करोगे तो शायद ज्यादा बेहतर है, ये 1 नंबर होगा। ठीक है सभी लोगों को, ये परफेक्ट आंसर आपका होगा। चलिए नेक्स्ट वन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जब भी हम बात करते हैं इंटरनेशनल कॉमन टर्म्स को लेकर तो ये अप्लाई करता है टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बट डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज। ठीक है, दे डील ओनली विद द रिलेशनशिप बिटवीन सेलर एंड बायर। बायर ज्यादा धोखा ना दे सेलर को, सेलर ज्यादा धोखा ना दे बायर को, तो बायर सेलर के बीच की जो कड़ी को ही हम एक रूल कहते हैं। ठीक है, तो इसको बेसिकली ब्रॉडली क्लासिफाई इनटू 4 कैटेगरी में इसको कहा गया है। आपको बताना है इसमें से जो 4 कैटेगरी है वो कौन सी है। डिपार्चर को लेकर रूल, मेन कैरेज पेड को लेकर, मेन कैरेज अनपेड को लेकर, अराइवल को लेकर, ये ऑल। तो इसका आंसर क्या होगा 5 नंबर। आई होप ये क्वेश्चन सभी लोगों का सही हुआ होना चाहिए। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है, मेरे साथ पेड बैच में, विजिट करिए ओलिव बोर्ड की ऑफिशियल साइट और वहां चूज करिए न्यू सिलेक्शन बैच और मेरा कोड जरूर यूटिलाइज करिए। मेरा कोड है राजीव। जैसे ही आप मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे आपको इमीडिएट 55% या जो भी डिस्काउंट चल रहा होगा उसमें भी आपको 5% डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, यूज कोड राजीव। चलिए नेक्स्ट वन। अब कुछ क्वेश्चन सामने आपके आएंगे जो आपको बताना है ट्रू और फॉल्स, थोड़ा जल्दी से। ठीक है, जो इशुइंग बैंक होता है जनरली एडवाइज एलसी करता है थ्रू एडवाइजिंग बैंक, ये क्या होगा? सो भाई साहब यह बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन है जो रिम्बर्सिंग बैंक होता है नेगोशिएट करेगा द डॉक्यूमेंट एंड पे टू द बेनिफिशियरी, ये क्या होगा? तो भाई ये फॉल्स करेगा। और तीसरा कहता है कि द एप्लीकेंट हैज नो ऑब्लिगेशन टू इंडिमिनिटी बैंक अगेंस्ट एनी ऑब्लिगेशन इम्पोज बाय फॉरेन लॉ, ऐसा नहीं है, आपको करना पड़ेगा, वो रूल आपके ऑब्लाइज्ड होगा। तो ये हमारा फॉल्स हो गया।